जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। So let me first understand. Let's first discuss one thing before I get into the index part of it. हाँ किस देश के बारे में वो ये सब लिख रहा था जो आई विल टेल व्हाट दे वर राइटिंग। तो दे वर राइटिंग अबाउट अ कंट्री, स्पेशली अगर आप 2020 के बाद की बात करें, पहले पहले भी करता था लेकिन 20 के बाद जो बदलाव दिखने लगे उसके बावजूद दे केप्ट ऑन राइटिंग दीज इंडेक्सेस। तो अब देखेंगे, कोविड के टाइम इंडिया सिर्फ शायद दुनिया भर में एक ही देश था जो 80 करोड़ लोगों को एडिशनल फ्री राशन दे रहा था। और दुनिया में शायद इंडिया इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज जिसने 100 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन दिया, और अराउंड 99 और अदर दूसरे देशों को भी दिया। और सारे वैक्सीन इंडिया में तैयार करके दिए। और उस टाइम इंडिया सिर्फ कोविड के साथ, पैंडेमिक के साथ डील नहीं कर रहा था, क्योंकि पैंडेमिक के साथ तो इकोनॉमिक चैलेंजेस पूरे दुनिया को आया, उसके साथ भी डील हो रहा था। एंड ऑल्सो सबको ये शायद याद है सबको कि उस टाइम हमारे बॉर्डर्स में भी चैलेंजेस हो रहे थे। इसलिए बहुत बड़े पैमाने में एक मोबिलाइजेशन, ट्रूप मोबिलाइजेशन, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, मिलिट्री एक्विजिशन, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर भी फोकस इंडिया के सरकार को उतना ही इक्वली देना पड़ा जो बहुत सारे दूसरे देशों को नहीं देना पड़ रहा था। और जब हम बात करते कि इंडिया ने अपने पैंडेमिक को कैसे डील किया, किस तरह से डील किया, तो हमेशा ये लोगों को समझना चाहिए, याद रखना चाहिए कि आप एक 4 करोड़ वाले देश के साथ डील नहीं कर रहे हो। यू आर मैनेजिंग अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। तो न्यूजीलैंड में जहां पे 50 लाख लोग हैं, वहां पे मैनेज नहीं हो रहा था। दुख की बात है, कुछ ऐसे लोग बैठे थे, दे वर ट्राइंग टू कंपेयर इंडिया विद न्यूजीलैंड इनिशियली। फिर उसके बाद तो उनको समझ में आया कि इंडिया किस स्केल में किया, एंड देन दे स्टार्टेड शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। तो इफ यू लुक एट कि उस टाइम इंडिया ने अचीव किया किया इन स्पाइट ऑफ द मैसिव इकोनॉमिक पैंडेमिक चैलेंजेस, डिसरप्शंस। और पैंडेमिक के बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, तो सप्लाई चेन डिसरप्शंस, उसके बावजूद India by 2021 it became a $3 trillion economy। और अगर आप उसके बाद की बात करें, so you will see that India reached a stage where it became the fifth largest economy of the world, almost like $3.75 trillion economy, $750 billion plus exports. Even in the peak of the COVID situation, we maintained a $500 billion plus foreign exchange reserve, जबकि बहुत सारे देश बैंकरप्ट हो रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से भुगत रहा था, इंक्लूडिंग श्रीलंका। और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, बाय लेट 2021 इट रीच $645 बिलियन। और उस टाइम मुद्रा योजना से ऑलमोस्ट 25 लाख करोड़ तब तक, मतलब बाय 2022-23 दिया गया था टू crores ऑफ इंडियंस, 44 करोड़ अकाउंट्स में दिया गया था। एंड देयर वर टेक्टोनिक चेंजेस हैपनिंग। इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इतने बड़े बदलाव आया, लोगों को तब समझ में आया कि यूपीआई कितनी बड़ी चीज है। एंड बिफोर वी गेट इनटू द इंडेक्सेस, मैं कुछ चीजें पढ़ना चाहता हूं टू मेक पीपल अवेयर कि एक्चुअली इंडिया क्या कर रहा था और किस तरह से इंडेक्सेस में उनको कुछ गलत और कुछ और दिखाया गया। मैं पहला जो कोट कर रहा हूं, तो वो है वर्ल्ड बैंक का जो G20 डॉक्यूमेंट है, जो मैंने आपके साथ भी सर शेयर किया है। तो इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडर पीएम मोदी लीडरशिप, उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक क्या कहता है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि द इंडिया स्टैक exemplifies this approach combining digital ID, interoperable payments, and digital credentials, ledger and account aggregation in just 6 years। 6 साल में उन्होंने क्या अचीव किया? इन जस्ट 6 years it has achieved a remarkable 80% financial inclusion rate, a feat that would have taken nearly 5 decades
without a DPI approach. ये वर्ल्ड बैंक का G20 डॉक्यूमेंट बोल रहा है फॉर मेनी पीपल जिनको शायद पता नहीं है। मैं खुद G20 के एक एंगेजमेंट ग्रुप का चीफ कोऑर्डिनेटर रह चुका हूं इस बार, जब जब G20 इंडिया में हो रहा था। सो वी हैव वर्कड ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स, एंड वर्ल्ड बैंक जब ऐसे डॉक्यूमेंट निकालता है दैट हैज लॉट ऑफ रेलेवेंस। दूसरी चीज मैं कोट करना चाहता हूं सर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड केरला, व्हाट शी सेड ऑन 13 अक्टूबर 2022, उन्होंने कहा कि इंडिया डिजर्व्स टू बी कॉल्ड अ ब्राइट स्पॉट ऑन दिस अदरवाइज डार्क होराइजन, a bright spot on this otherwise dark horizon, because it has been a fast growing economy even during these difficult times. But most importantly, this growth is underpinned by structural reforms. तो उस दौरान जब लोगों दूसरे देशों में इतने तनाव थे, हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी चल रहा था और पैंडेमिक को मैनेज करना भी हो रहा था, बहुत सारे चीज एक साथ हो रहा था। आउटलुक मैगजीन लिखता है इंडिया डिजिटल आईडी सिस्टम जैसे आधार, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, डिजी लॉकर एंड its other showcase platforms have found a special mention among the examples of digital public infrastructure, all of which play a leading role in the advancement of financial inclusion in many countries. So ये जो टेम्पलेट इंडिया बना रहा था ड्यूरिंग पीएम मोदी, स्पेशली द सेकंड टर्म, जो शुरू पहले ही हो चुका था, उसका इंपैक्ट बाद में दिखा। These were becoming templates for other developing countries. तो हम जब बोलते हैं कि इंडिया is gradually becoming voice of global south, India is not just speaking for global south. इंडिया दूसरे देशों को सोल्यूशन भी दे रहा था। Now interestingly जब इतना कुछ हो रहा है, may I add if you don't mind? Yes. It is not just developing countries, it is also developed countries, because guess what, absolutely. जापान ने आपका जो यूपीआई का जो स्ट्रक्चर है, जापान आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग कर रहा है उसके अंदर, बाय द वे। 100% सर। तो अच्छा, इतना कुछ होने के बावजूद जहां पे वी वर गिविंग, हम लोगों ने $4 बिलियन का एड दिया श्रीलंका को, जहां पे इतना तनाव बढ़ गया था, उनका प्रेसिडेंट भाग गया देश से। They were on the verge of a massive food crisis, सिविल वॉर के कगार पे थे, जहां पे इंडिया ने इतने बड़े पैमाने में जहाज पे जहाज सामान भेजे, नेपाल को सामान भेजे, जहां पे पाकिस्तान में ये दिखा कि एक एक बोरी गेहूं के लिए 12-12 लोग लड़ाई कर रहे हैं, नाले में गिर रहे हैं। उस देश के बारे में, भारतवर्ष के बारे में फिर ये जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है वो लिखता है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, एज पर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक दिया गया था 107, ठीक है, आउट ऑफ 121 कंट्रीज। और 2023 में वी वर रैंक 111। अच्छा, दिस इंडेक्स इज ब्रॉट आउट बाय 2 यूरोप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, Concern Worldwide and Welt Hunger Life, which is based most probably in Germany. आपने या आपके दर्शकों ने या फिर भारतवर्ष में किसी ने सुना कि कोविड के टाइम किसी इंसान देश में, इंडिया में भूखमरी में मर गया है? India has a different problem, it's not hunger. Right. So the issue is, इसके बावजूद we were ranked below पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तब सवाल यह आता है कि ये जो रैंकिंग है, जहां पे इंडिया में एक तरफ 80 करोड़ लोगों को फ्री चावल 5 किलो या उससे भी ज्यादा कुछ और भी दिया गया था ताकि किसी को खाने का प्रॉब्लम ना हो। वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड डिसेमिनेशन प्रोग्राम। जी। उसके बावजूद उस देश को बोला जाता है कि भूखमरी में से मर रहा है यार, हंगर इंडेक्स में 111 है। बिना ये सोचे समझे कि इसके पीछे क्या है, क्या सवाल किया गया था, इसको फिर उठाया जाता है। देखो इंडिया का हाल देखो। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें।
इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।